स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी आपको पता है हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को ख़त्म किया है। बहुत नया चैप्टर था, आपके लिए अच्छा चैप्टर था, काफ़ी कुछ नई बातें आपने उसमें सीखी थी। अब उन सब का हम एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब उनको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उनको हम यूज क्या है उन चीज़ों का। साइन, कोस, टैन, पाइथागोरस, ठीक है, वो जो एक आपको टेबल बनाई गई थी, इनका यूज क्या है। बच्चे पूछते हैं ना, बहुत से लोग कमेंट्स वगैरह होते हैं कि इनका यूज क्या होता है। तो इनका यूज मैंने आपको उस टाइम भी बताया था वैसे तो थोड़ा सा। अब हम उनको वाकई में यूज करेंगे, ठीक। तो होगा क्या यहाँ पर, ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, और वैसे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, सब कुछ वही है। तो सबसे पहले जैसे मैं कि मैं हम तो बोलता हूँ ना कि हर चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने से पहले आप हर एक्सरसाइज को सोल्यूशन देखने से पहले आप उसका क्या देखना, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर की कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 पूरा 8.1, 8.2, 8.3 विद एग्जाम्पल विद टोटल थ्योरी जो भी समझाई गई थी सब कुछ आनी चाहिए। ये मान लो कि दोनों चैप्टर एक ही हैं, बस ये मानो आप इनको दो मानो ही मत, दोनों चैप्टर ही एक ही हैं। सब कुछ बातें वही यहाँ यूज होंगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से उनको वापस रिवाइज नहीं कराऊंगा। आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर मिल जाएगा वे जा करके। तो पहले आप पूरा चैप्टर देखेंगे, सारी बातें वहाँ सीखेंगे, क्या क्या हमने वहाँ किया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही आप इस वीडियो में आएंगे। तो क्योंकि इसके क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो इसके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, फिर भी 4 बातें लिखी हैं। जो वर्ड्स हैं हमारे लिए 4 नए वर्ड्स हैं, इनको मैं आपको बताऊँगा इनका क्या मतलब है, और ये जानना जरूरी भी है वैसे क्वेश्चन को करने के लिए, फिगर को ड्रॉ करने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम लोग करेंगे क्या। एक्चुअल में हम लोग करेंगे ये कि जैसे कि हम कहते हैं ना वो लोग बात की ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ क्या है, तो हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता बहुत जगह है, इंजीनियरिंग में, स्पेस साइंस में, कई जगह होता है। मगर फिलहाल हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ पढ़ेंगे केवल कोई बिल्डिंग, कोई टावर, कोई मकान, ठीक है, और कोई लाइट हाउस, कोई खंबा बिजली का, कोई पेड़, उसकी डिस्टेंस नापने के लिए या उसकी हाइट नापने के लिए। हाइट से मेरा मतलब होता है वर्टिकल हाइट नापने के लिए। कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई पतंग का मांझा, स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, मांझा स्ट्रिंग, ठीक है, इनके लेंस मेजर करने के लिए थोड़ा छोटे लेवल पर। हम अभी साइंटिस्ट नहीं बने, वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे इन सब चीज़ों की, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्कूल, मकान, कोठी और ये पेड़, ठीक है ना, खंबा, इनकी हाइट्स वगैरह, मेजरमेंट्स वगैरह, बीच की डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे उन सब चीज़ों की सहायता से जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। उसके लिए आपको एक बात जाननी है, जब भी क्वेश्चन में आपको खंबा बोले मतलब पोल, कोई लाइट हाउस बोले, या फिर कोई बिल्डिंग बोले, या फिर कोई टावर, या फिर कोई स्कूल, या फिर कोई पेड़, तो देखो जितने मैंने भी नाम लिए ना, इनको सुनते ही ना एक देखो वर्टिकल इमेज बनती है कि वर्टिकल होता है। स्कूल हुआ, बिल्डिंग हुई, टावर हुआ, पेड़ हुआ, पोल हुआ, ये सब चीज़ कैसी होती हैं, वर्टिकल। तो ये हमारे लिए एक वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि फिगर में हमको यहाँ पर ड्राइंग नहीं करनी, हम कोई ड्राइंग नहीं करेंगे यहाँ पर कि पेड़ बनाएंगे बाकायदा ड्राइंग का, या मकान बना कर दिखाएंगे। उसने कहा टावर, तो ठीक है भाई टावर हम एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे वर्टिकल। उसने कहा पेड़, तो पेड़ भी हम ऐसे मान लेंगे। उसने कहा बिल्डिंग, बिल्डिंग में हम ऐसे मान लेंगे। उसने कहा घर, तो घर भी हम ऐसे ही मान लेंगे, एक वर्टिकल लाइन मान लेंगे। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है और अपनी कॉपी में नोट भी करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये वर्ड्स हमको सीखने जरूरी है। लाइन ऑफ साइट, अब देखो लाइन ऑफ साइट, लाइन मतलब लाइन, साइट मतलब होता है मतलब देखना, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को वॉच करना, साइट। अब एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हमारी आंख से एक लाइन निकलती है जिसको हम रे बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में, वो दिखाई नहीं देती आपको, हमको दिखती नहीं है मगर निकलती है एक्चुअल में। और जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में, वहाँ वो रे जाती है, क्या बोलते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, रेटिना पर इसकी इमेज बनाती है, कुछ इस तरीके से। तो हमारी आंख से जो रे निकल रही है, जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने, आपको नहीं पता, मेरे सामने एक मेरी बाइक की चाबी टंगी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ फिलहाल। तो एक्चुअल में रियलिटी में हुआ क्या है, साइंटिफिक मैनर में यहाँ से वो रे गई है वहाँ पर, ठीक। तो जो ये लाइन जाती है मेरी आंख से या आपकी आंख से, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये मेरी आंख है,
ठीक। और ये कोई चीज़ है, ये कोई डब्बा है, ऑब्जेक्ट, इसको मैं बोल लूँगा यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट, और इसको मैं बोल लूँगा अपनी आँख, आँख बोले तो आई। तो इस आँख से इस चीज़ को देखने के लिए जो लाइन गई है, ये लाइन कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तिरछी, भिंगी, कैसे भी हो सकती है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन के अलोंग वो रे जाती है, जो हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब या इमेज वगैरह बनाती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, पता नहीं मेरे को, शायद आती है, मेले वगैरह मिलती है, लेज़र लाइट देखी होगी आपने। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत लेके आता था लेज़र लाइट, 100 रुपये की आती थी एक लेज़र लाइट, याद है ना, रेड कलर का होता है वो। और क्या करते थे कि लेज़र लाइट ऐसी होती है, उसको बटन दबाया तो हमने जैसे दीवार पे उसको मारा तो दीवार पर उसकी कोई इमेज बन जाती है, कुछ में लिखा रहता है, कोई कार्टून या फिर कोई चुटकुला ऐसे लिखा रहता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ से वो बाकायदा एक रेड कलर की एक रे जाती है वहाँ तक, दीवार तक, जो दीवार पर टकरा के उसकी इमेज बनाती है वहाँ पर, लेकिन आपको दिखती है वाकई जाती भी। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो हमारी आँख से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो लाइन जा रही है वो कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैसी भी हो सकती है, उसी को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। अगला आता है हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हुआ ये, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ नहीं होता वैसे तो, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है कोई भी चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड, ग्राउंड, फर्श, धरती, जमीन है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल है। बस आप हॉरिजॉन्टल लेवल को एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन समझो, हॉरिजॉन्टल लेवल। स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछा नहीं बोलूँगा, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल इस तरह से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। इसका यहाँ क्या यूज है अभी बताता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए अब हम आते हैं अगली बात पर, और अगली बात क्या होगी, अगली बात होगी एंगल ऑफ एलिवेशन। अगली बात करेंगे हम लोग किसके बारे में करेंगे, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो डेफिनेशंस अगर आपको इसकी चाहिए राइटिंग में तो आप अपनी बुक से देख के याद कर लेना, कभी कोई पूछेगा नहीं आपकी ज़िंदगी में, ना कहीं लिखने के लिए आएगी, ठीक है, कभी नहीं आएगी। बस पता हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, और ये जरूर पता हो, ये बता दूं आपको। एलिवेशन मतलब किस चीज़ को उठाना, उठाना मतलब ऊपर की तरफ उठाना, एलिवेशन, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई मकान है, इस मकान की छत पर कोई पतंग आके अटक गई, इस मकान की छत पर क्या हुआ, एक कोने पर दीवार में एक पतंग आकर अटक गई, ये क्या है, पतंग। बच्चे आए हैं, पतंग, उनको पतंग पकड़नी है, तो उनको दिखाए, वो सड़क पे है, ये क्या है, ग्राउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये सड़क है, मगर हम लोग उसको क्या बोल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। सड़क बोल लो, ग्राउंड बोल लो, धरती बोल लो, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। बच्चे आ रहे हैं बात पर, बच्चा ये रहा, ये बच्चा है, तो ये बच्चा इस पतंग को देखने के लिए नीचे देखेगा या ऐसे ऊपर देखेगा। ये बच्चा इस पतंग को देखने के लिए ऊपर देखेगा ना, तो ये लाइन क्या बोली जाएगी, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन क्या बोली जाएगी, लाइन ऑफ साइट। अब से बताया, हमारी आंख से जो रे जाती है किसी चीज़ को देखने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं भैया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही कुछ आपको एनसीईआरटी की बुक में डेफिनेशन में लिखा मिल जाएगा, चैप्टर के एंड में लिखा हुआ होता है डेफिनेशन, जहाँ चैप्टर खत्म हुआ है वहाँ लिखी है समरी, वहाँ पर जाकर देख लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लाइन ऑफ साइट किसी चीज़ को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम किसी चीज़ को ऊपर देखेंगे, हमारी आँख से जो रे जाएगी ऊपर देखने के लिए, उसको बोल लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर एक बात और भी होगी, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैंने बच्चे को, या मान लो नहीं था, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब आँख तो धरती पे नहीं रखी, आँख तो कुछ ऊपर है ना। मान लो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं करके, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सुनो मेरी बात, मैं यहाँ हूँ, मेरी आँख यहाँ है, छत पे पतंग है, बोरी पतंग उधर, तो मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ ना पतंग को, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ से जाएगी, ये मार्कर ना, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट जाएगी यहाँ से। तो क्या ये एंगल को मैं ग्राउंड से मेजर करूँ,
क्या मैं इस एंगल को ग्राउंड से मेजर करूं? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ है, ग्राउंड नहीं, यही का देखो यहाँ भी तो एक इमेजिनरी, अगर आप मान लो मन के अंदर, यहाँ भी तो अगर इसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल में एक ये जो मेरा फर्श है यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ रूम के अंदर, यहाँ भी तो एक पैरेलल फर्श ड्रॉ कर सकता हूँ ना मैं। मेरी ये आँख हो गई, यहाँ से लाइन ऑफ साइट जा रही है उस पतंग के लिए, तो एंगल यही मेजर होगा, ये यहीं फर्श नहीं जाना आपको। तो ग्राउंड के पैरेलल, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल का ये मतलब है कि लेवल को हमने हॉरिजॉन्टली काउंट करना है, ऐसे ये जो इसके पैरेलल मैंने मेरा हाथ जा रहा है ना, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो लाइन ऑफ साइट मतलब के मार्कर, और हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब कि इस फर्श के जो धरती पे जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके जो पैरेलल यहाँ पर है, जहाँ मेरी आँख है, मेरी आँख पर एक फर्श बना दो ऐसे, यहाँ बना दो एक फर्श, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा उसकी बात चल रही है, ठीक है। चलो जी, तो याद रखना जब भी ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब इधर देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इधर देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, गिरावट। अब क्या है, उल्टा है। अब एक घर है, फिर से वापस एक घर है, और घर पे क्या है कि आप छत पे खड़े हुए हो ऊपर, मान लो कि ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर ए पर, सड़क पर हो रही है लोगों की लड़ाई, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, सड़क पर दो लोग लड़ रहे हैं, बी पर हो रही है लड़ाई, हम खड़े हुए हैं ऊपर। तो अब हम लड़ाई देखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अब मैं लड़ाई कहाँ देखूंगा, ऊपर देखूंगा क्या? मैं लड़ाई क्या बिल्कुल आंखों की स्ट्रेट देखूंगा क्या? मैं देखूंगा नीचे ऐसे। तो अब जो लाइन ऑफ साइट है वो ऐसे आएगी, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट अब भी एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाएगी। अब लाइन ऑफ साइट देखो ऐसे आई है भैया, पिछली बार लाइन ऑफ साइट ऐसे गई थी, ऊपर गई थी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। इस बार लाइन ऑफ साइट नीचे आई है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने आपको कहाँ समझाया अभी हॉरिजॉन्टल लेवल तो मैं अपनी आंख के पैरेलल ही लूँगा। तो मैंने इस जो ये सड़क है इसके पैरेलल एक चीज़ इमेजिन कर ली यहाँ पर, और ये जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी जो मेरी आंख से गई थी, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। डेफिनेशन वही रहेगी अभी जो पहले थी एलिवेशन में। लाइन ऑफ साइट जो एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनाएगी, चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देख रहे हो तब भी एंगल कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ लाइन ऑफ साइट द्वारा। और जब आप नीचे ऊपर से नीचे देखोगे तब भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाएगी। तो अगर आप हो ये वाला तो ये एंगल लाइन ऑफ साइट किसके साथ बना रही है, वर्टिकल के साथ। हमको कहाँ बनाना है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, बात समझ में आ गई होगी मेरे से। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इन बातों का आप तुरंत सबसे पहले नोट करेंगे। चलो जी, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, मान लो क्वेश्चन में ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरे को थीटा या मैंने मान लिया 60 दिया हुआ है, ये एंगल मेरे को क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। तब तो हम अपनी जो क्वेश्चन में जो आगे का प्रोसीजर है, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कर देंगे ऐसा कैसे ही। लेकिन जिस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ हमने बना दिया। ठीक, ये हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। हम करेंगे क्या, हम इसी फिगर में से एक चीज़ देखेंगे। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? अगर आपको कक्षा 9 में बात याद हो कि इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अरे भाई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों पैरेलल ही तो थे, ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। तो इस एंगल को यहाँ पर शो करने के बाद, शो यही करेंगे, कभी आप डिप्रेशन एंगल को यहाँ शो कर दो ना, डिप्रेशन एंगल को आप पहले शो यहीं करेंगे, उसके बाद आप यहाँ शो करेंगे, और फिर कैलकुलेशन को जिस तरह यहाँ करी थी उस तरह यहाँ भी करेंगे। ठीक, फर्क सिर्फ कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन को डायरेक्ट यहीं शो होगा, बनाई यहीं पे ये, और कैलकुलेशन कर देंगे आगे, जैसे भी होगी मैं बताऊंगा आपको आगे। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की जाएगी पैरेलल वाली, उसको शो भी करना है, उसके बाद यहाँ लिखना है, और फिर आगे का प्रोसीजर करना है। वो प्रोसीजर क्या है उसके लिए देखते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के कुछ एग्जाम्पल, करीब 7-8 एग्जाम्पल होंगे, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज को रीड करेंगे,
फिगर को बनाएंगे। दूसरी बात, पिछले चैप्टर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़े थे, साइन कोस टेन कोस एक्स कोट, एक टेबल बनाई थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, वो सारी बातें आपको पता हों, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुरंत शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो अब हम शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, अपनी बुक में पढ़ते रहेंगे आप साथ साथ। आपको वैसे फ़ोटो यहाँ भी दिखाई देगा एक, ठीक है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को इस चैप्टर में लैंग्वेज को रीड करके फिगर ड्रॉ करने की, ये सबसे बड़ा एक काम है, सबसे बड़ा टास्क यही है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आता है, केस स्टडी में भी आ जाता है। तो लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड रीड करना है, मीनिंग समझना है, उसकी सेंस समझनी है, वो बाकी काम मेरा है, मैं समझाऊंगा आपको अभी आगे। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। एक टावर वर्टिकल खड़ा हुआ है ऑन द ग्राउंड, ये लो भैया टावर, ठीक है। और मैंने ए बी का टावर का नाम क्या लिख दिया, ए बी, ये कौन है, टावर। ये जो बातें मैं लिखूंगा ना बोर्ड पर वो सभी आपको करना है, सारा काम, ये टावर है, नाम लिख देना, ए बी वर्टिकल टावर है, खड़ा हुआ है ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये क्या है मेरे पास, ग्राउंड। बी सी कौन हो गया, ग्राउंड। ये नाम भी लिख दिया करो कि ए बी टावर है और बी सी कौन हो गया, ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट लिया मैंने ग्राउंड, इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते हैं। विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से, बहुत ही ध्यान समझ बात हो, जो टावर के फुट से 15 मीटर दूर है, ये कौन हो गया, पॉइंट। ये कौन हो गया, पॉइंट। देखो हमें सब बातें फिगर में शो करनी है, एक एक बात आपको फिगर में शो करनी है। टावर कहाँ है, टावर का फुट कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है, पॉइंट कहाँ है। चलो जी स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इस पॉइंट से, कौन से सी पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी 60 डिग्री, टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको मैंने मान लिया h, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो अगर आप समझो बात को, लैंग्वेज को समझनी है, आपको रीड करना है। दोबारा बताता हूँ। एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर खड़ा हुआ है, स्टैंड्स वर्टिकली खड़ा हुआ है, ये टावर हो गया, ए बी टावर है, स्टैंड खड़ा हुआ है वर्टिकली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, ये रहा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हमको हाइट बतानी है। तो हमने सारी डिटेल यहाँ दे दी है, टावर कहाँ है, फुट कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक लाइन लिख देना बस, लेट ए बी ए टावर, ये कुछ तो लिखोगे, लेट ए बी ए टावर। और हमने क्या मान लिया, ए बी की हाइट कितनी है, h, और बी सी कितना है, 15 मीटर, और h ही मेरे को फाइंड करना है, h ही मेरे को फाइंड करना है। यहाँ तक आने के बाद अब आप आना अपनी ट्रिग्नोमेट्री 1 पिछले चैप्टर में। आपको ना बस हाँ, इस चैप्टर की ये खास बात है कि आपका काम इन तीनों से हो जाएगा, किसी एक से। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भाई ये तो बताए थे। अब आपको देखना ये है कि इस फिगर में हम 60 डिग्री एंगल के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि 60 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र है तीनों में से, अरे भाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में से किन का जिक्र किया हुआ है हमने, किसको शो की हुई है, परपेंडिकुलर को किया हुआ है, बेस को किया हुआ है। तो आपको वो रेशो चूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो कौन सा लिया जाएगा, 10। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जिक्र हो रहा होता फिगर के अकॉर्डिंग तो मैं साइन ले लेता, बेस और हाइपोटेनस होता तो फिर मैं कोस ले लेता, ठीक है। तो फिलहाल क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर का जिक्र है और किसका जिक्र है, बेस का, तो मैं क्या लूँगा, 10 इस एंगल का। समझ में आ गई होगी बात। तो लिखना, इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC tan ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का tan ले रहे हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या ध्यान से देखो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा मतलब 60, tan 60 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 60 की वैल्यू बताओ मेरे को आप उस टेबल से जो आपने पढ़ी थी 8.2 में। tan 60 की वैल्यू √3 याद करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। p कितना है h, b कितना है मतलब बेस कितना है 15, 15 को भेज दो इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 15√3। अरे यही तो फाइंड करना था मेरे भाई, हो तो गया, टावर की हाइट आ तो गई 15√3 मीटर। क्या था क्वेश्चन बताओ मुझे एक बार। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, खत्म काम। ये जो फालतू की बातें लिखी है ना बुक में एग्जाम्पल में, फाइंड ये करो वो करो, ये कुछ नहीं लिखना। फिगर में सब अंडरस्टूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता, मुझे बता देना कोई काटेगा तो। ठीक, तो तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अभी इसको यहाँ से रब भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो आप नोट करो पहले इसको तुरंत फास्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। बहुत ध्यान से पढ़ना है लैंग्वेज को। एन इलेक्ट्रिशियन, एक बिजली का मैकेनिक जो है, हैज़ टू रिपेयर, एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करता है पोल पर जिसकी हाइट 5 मीटर है। पोल की हाइट 5 मीटर है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया पोल, और देखो कई बार फिगर गिवन होती है, तो यहाँ पे फिगर गिवन है तो फिर नाम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग, जिस तरह वहाँ दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम रखेंगे। फिगर भी अब मेरे को ऐसी ही बनानी पड़ेगी जैसी उसने कही है बुक। अगर फिगर गिवन है फिर तो आप फिगर को ऐसे ही बनाओगे। चलो जी, तो ये कह रहा था आपसे ये बात कि ये एक पोल हो गया, यहाँ पर इसने ए लिया हुआ है, यहाँ पर इसने बी लिया हुआ है, यहाँ पर इसने डी लिया हुआ है, और ये क्या था ऐसे करके सी। ये क्या है सीढ़ी, लेडर मतलब सीढ़ी, ये एक सीढ़ी हो गई। चढ़ते हैं सीढ़ी पर हम लोग, घरों में होती है हमारे पास, मेडिकल स्टोर पे भी होती है, मिस्त्री काम करते हैं। ये सब गिवन है मेरे पास, ये सब गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जब देखते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ 5 मीटर। तो ठीक है, पोल कितना है मेरे पास, एडी पोल हो गया। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच when inclined of an angle 60 degree to be horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You take value of √3 is equal to 1.73. सर ये क्या कह दिया इसने, हमको तो पता ही नहीं चल रहा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, इसने क्या कहा है, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसने कहा है कि एक सीढ़ी है जिसकी, सॉरी सीढ़ी बोल रहा हूँ, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है, ये पोल हो गया 5 मीटर। तो AD इज ए पोल, AD इज ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में कई बार बिजली वाले आते हैं खंभा ठीक करने के लिए, तार खंभे में कोई फाल्ट हो ठीक करने के लिए, और वो आस पड़ोस से सीढ़ी मांगते हैं, पहले को आके भाई सीढ़ी किसके यहाँ सीढ़ी दे दो, कई बार अपने लेके आते हैं। ठीक है, तो सीढ़ी वो ले आए मान लो, अब उन्होंने सीढ़ी खंभे पे लगा दी, तो क्या आपने देखा है क्या कि अब वो सीढ़ी जैसे उन्होंने धरती पे रखी है उस खंभे के टॉप तक पहुँच जाएगी? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता ना, हो सकता है मगर जनरल नहीं होता। सीढ़ी खंभे तक कुछ नीचे तक आती है, मान लो एक खंभा है और मैं यहाँ धरती यहाँ पर है तो सीढ़ी यहाँ तक आएगी। वही बात कह रहा है ये कि AD पूरा 5 मीटर का खंभा है और जो उसने सीढ़ी लगाई है वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक आ रही है। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार फिर से। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। वो कहाँ पहुँचना चाहती है? इस पॉइंट पर जो टॉप से 1.3 मीटर बिलो है। उसको केवल उसको फॉल्ट ठीक करने के लिए वहाँ पर नहीं चढ़ना, फॉल्ट ठीक करने के लिए उसको B पे आना है सिर्फ। और B कहाँ है? ऊपर से 1.3 मीटर नीचे। तो ये BD कितनी रह गई? 50, 5 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3.7। समझ रहे हैं ना बात को? ये तो बेसिक कैलकुलेशन है भाई। देखो ये मत करना है कहाँ से आया भाई। टोटल 5 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो 1.3 है, तो नीचे कितनी बची? गलत करते मैंने भी लगता है शायद 4.7, नहीं ठीक था 3.7। ठीक,
3.7, बी डी कितनी हो गई 3.7, इसको लिख लेते हैं इधर हम, बी डी इज इक्वल टू 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि उसको इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए सी डी की लेंथ कितनी लंबी सीढ़ी वो लेके आए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब उसको इस पॉइंट पर पहुंचना है ना तो कितनी लंबी सीढ़ी लेके आए। एक तो सी डी की लेंथ फाइंड करनी है, बी सी की लेंथ फाइंड करनी है, बी सी कौन हो गई सी डी, और यही पूछ रहा है साथ में कि ये उस सीढ़ी को अगर 60 डिग्री के एंगल पर लगाता है धरती के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, तो वो खंबे के फुट से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, ये वाली भी पूछ रहा है। इसको मैंने ऐसे मान लिया, दो बातें पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन, पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे हम। सीढ़ी की लेंथ कितनी हो ताकि हम यहाँ तक चढ़ सकें, और ये सीढ़ी मेरे को फुट से कितनी दूरी पर रखनी है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शी शुड यूज विच when inclined of an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach required position, ताकि वो required position पर पहुंच सके। also how far from the foot, कितनी दूर उसको रखे from the foot of the pole, पोल के फुट से कितनी दूरी पर उसको रखे, should she place to foot of the ladder, लैडर का फुट पोल के फुट से कितनी दूरी पे वो रखे। तो इसको मैंने मान लिया सी डी मेरे को फाइंड करनी है, इसको मैंने क्या मान लिया एक्स, बी सी को भी कुछ मान लूँ क्या, बी सी को मैंने मान लिया वाई, ठीक हो गया। तो अब आपके सामने पूरी फिगर आ चुकी है डिटेल के साथ, और √3 की वैल्यू हम 1.73 यूज कर सकते हैं। चलो जी शुरू करते हैं काम अपना। दो बातें फाइंड करनी इस बार, देखो इस बार तो ये क्या हो गया 60, ये हो गया 90, तो 90 के अपोजिट तो ये तो हाइपोटेनस होगा, 60 को लेंगे तो 60 के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी, तीनों चाहिए। तो मतलब इस बार तो हमको तीनों रेशो लेने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस लाइन को और इसको लेकर। 60 के सामने को क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 लेते हैं पहले। इन राइट ट्राइंगल बी डी सी, इन राइट ट्राइंगल बी डी सी tan 60, राइट ट्राइंगल बी डी सी में tan 60, बताओ जरा परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस सी डी, बहुत ध्यान से समझना है बातों को। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है टेबल से। बी डी कितना है 3.7, और सी डी कहाँ है x, क्योंकि सी डी तो मुझको फाइंड करना है, सी डी तो मेरे को फाइंड ही करना है। अब x को भेज दो तो मल्टीप्लाई में, तो x मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3.7, √3 आ गया अपॉन में, तो ये हो जाएगा भैया 3.7 अपॉन √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू गिवन है मेरे पास 3.7 अपॉन 1.73। अब कैसे करते हैं, मुझे लगता था ऐसे करते दिखे, 370 अपॉन 173, और इसको आप डिवाइड खुद कर लेना भैया। 370 को 173 से तो आएगा 2.14 मीटर के लगभग आंसर आपका, डिवाइड करके 2.14 मीटर अप्रोक्स, ठीक हो गया। तो x तो मैंने बता दिया कि वो सी डी को कितनी दूर रखे, तो मैंने बता दिया। अब सी डी की लेंथ बतानी है, अब ले लूँगा मैं इसको और इसको लूँगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो अब लेना पड़ेगा साइन, कोस से भी कर सकते हैं, अब लेंगे साइन। आल्सो इसी ट्रायंगल में जब मैं साइन 60 लेता हूँ तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 के सामने परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनस बी सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी डी 3.7, और भैया बी सी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 की वाई में √3y, और 2 की जब इधर होगी तो 74 7.4, तो y इज इक्वल टू 7.4 अपॉन √3, तो 7.4 अपॉन √3 की वैल्यू 1.73, पॉइंट से पॉइंट खत्म करो तो 740 अपॉन 173, और जब इसको आप डिवाइड कर लोगे ना तो आएगा 4.28 मीटर के लगभग आंसर आपका, तो 4.28 मीटर। तो दोनों आंसर हमने बता दिए हैं। सी डी की लेंथ ये होनी चाहिए, और सी डी का फुट पोल के फुट से इतनी डिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक। नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर खुद बनानी पड़ेगी। वैसे अक्सर ज़्यादातर ऐसे आता है कि फिगर खुद ही बनानी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर।
एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है मतलब एक इंसान है जो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, जो देखेगा, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर लंबा है वो। एन ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक 1.5 मीटर का आदमी एक 28.5 मीटर चिमनी से सॉरी 1.5 मीटर लंबा आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंसेस पे है। 28.5 मीटर अवे है, किससे? चिमनी से। चिमनी की पता है क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा जब आप जाते होंगे कभी सड़क पर, तो रास्ते में ईंट जहाँ बनती है उसको बोलते हैं भट्टा, ठीक है ना। या कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई शुगर मिल वगैरह है, पेपर मिल है, तो उसके बाहर जो वो धुआं निकलता रहता है ना, बहुत एक पाइप सा होता है बहुत मोटा, और धुआं निकलता रहता है, उसे बोलते हैं चिमनी। तो सुनो भाई, ये तो हो गई चिमनी। चिमनी को मैंने क्या मान लिया? ए बी। चिमनी की हाइट मेरे को फाइंड करनी है, और चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर कौन खड़ा हुआ है? एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। कौन है ऑब्जर्वर? सी डी। ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो लिखते हैं इधर हम, लेट ए बी बी ए चिमनी एंड ए सी डी with the position CD be the and CD be the position of observer। ठीक, तो मतलब क्वेश्चन में CD कितना चलेगा हमारे पास? 1.5। अब इतना बातों को बहुत ध्यान से समझना। चिमनी ये रही ए बी, CD कौन हो गया? ऑब्जर्वर। ये क्या हो गई? चिमनी। चलो, और ये ऑब्जर्वर चिमनी से कितनी दूर पे है? 28.5 मीटर पर है। इसको भी लिख दो, इसको भी ज़रा आप लिख दो, BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर, और ये कितना था? CD कितना था? 1.5 मीटर। चलो जी स्टूडेंट्स, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, इतना लंबा है, और 28.5 मीटर की से दूरी पर है, चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, इसकी आँख से चिमनी के टॉप का। अच्छा, इसकी आँख कहाँ होगी? यहाँ पैरों में होगी क्या? ये तो होगी डी पे आँख। आँख कहाँ होगी? डी पर। इस डी से चिमनी के टॉप का हॉरिजॉन्टल एंगल, कौन सा एंगल बोला इसने? एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। तो मैं इसको कहाँ से मेजर करूँगा? मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। बी डी कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब आपको फिगर समझ में आ जानी चाहिए बढ़िया तरह से, ठीक है। दोबारा देखेंगे भाई, दोबारा देखेंगे। 1.5 मीटर लंबा आदमी, एक चिमनी, और ये आदमी इस चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। इस अच्छा, तो हर लिखा हुआ है इसमें, ये तो कोई लेडी है भाई, लड़की है कोई, ये तो ऑब्जर्वर। चलो, ये जो लड़की है, जो ऑब्जर्वर है, हमने इसको ऑब्जर्वर बोला, इसकी आंख से चिमनी के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। तो ये किससे हम मेजर करेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। तो क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हाइट बतानी है, तो चिमनी की इस हाइट को मैंने मान लिया h। लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी कितना? h। बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लेट द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट का बोलोगे क्या? कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके बी तक। चिमनी की हाइट है ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। चिमनी की हाइट, या एच लिख लेता है। चिमनी की हाइट कितनी है? एच। अब आप मेरे को थोड़ी सी बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देना है फिगर को देख के। सी डी और बी दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल होंगी सर। बी सी और डी भी इक्वल होंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं होगी जी? बिल्कुल होंगी भैया, रेक्टेंगल बन रहा। अब हम आएंगे इस ट्राइंगल में, AED में, इन ट्राइंगल AED, इन राइट ट्राइंगल AED, राइट ट्राइंगल AED में आओ, और 45 डिग्री के लिए क्या लूँ बताओ? साइन कोस टेन। हाइपोटेनस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो ना तो साइन आएगा ना कोस। जिक्र तो भैया परपेंडिकुलर का और बेस का हो रहा है, तो टेन ले लेंगे। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो हम AED में हैं, AED
सिर्फ इस फिगर में है हम, ये नीचे तक नहीं आए हम, ए ई डी। तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन होगा, ए ई, परपेंडिकुलर तो कौन होगा, ए ई, अपॉन बेस कौन होगा, डी ई, बेस कौन होगा, डी। tan 45 की वैल्यू 1 और ए ई देखो जरा, ए ई हो जाएगी h माइनस 1.5। समझनी पड़ेगी बातों को आपको, जरा बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे भाई। पूरी h है, ये 1.5 की है, तो ये कितनी बचेगी ऊपर की, h माइनस 1.5। तो h माइनस 1.5 अपॉन डी ई, डी कितनी है 28.5, इसको भेज दो सर मल्टीप्लाई में, तो 28.5 इज इक्वल टू एच माइनस 1.5, ये ले जाओ इधर प्लस में, तो h इज इक्वल टू 28.5, ये प्लस में आएगा तो 1.5 और जुड़ के क्या हो जाएगा 30। तो हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, अच्छा देखो अब से कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, अब से कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिनमें 2 एंगल बनेंगे और 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। जैसे मैंने आपको अभी कराया ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जिनमें एक एंगल बनता है और ट्रायंगल भी एक ही होता है। अब क्या होगा, अब एंगल भी 2 होंगे, ट्रायंगल भी 2 होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फिगर लैंग्वेज को पढ़ के खुद बनानी पड़ेगी, देखते हैं क्या लिखता है ये। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखो क्वेश्चन को आप पहले खुद किया करो, मेरे वीडियो में देखना पहले बिल्कुल भी, आप लैंग्वेज को पढ़ना, फिगर बनाने की कोशिश करो, पेंसिल लो, स्केल लो, अपने आप बनाओ, ठीक है। और गलत बनेगी बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार बनेगी 2 बार बनेगी, लेकिन ठीक जरूर बनेगी और आपको बनानी इसी तरह आएगी। अगर आप डायरेक्ट आपका ये सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको फिगर बनानी नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको पहले खुद ही बनानी है। चलो जी, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो कह रहा है कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक क्या है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं क्योंकि हो सकता है कोई बार कोई बातें अलग आ जाती हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो आगे ना, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है, एक झंडा भी लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। यू मेक वैल्यू ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। चलो ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। एक्चुअल में क्या है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, तो नाम तो मुझे को खुद ही रखने पड़ेंगे ना, गिवन तो है नहीं ना ABC। तो ये तो हो गई बिल्डिंग, DC तो हो गई बिल्डिंग, AB क्या हो गया फ्लैग। तो लिखते हैं इधर लेट AB एंड BC बी द फ्लैग स्टेप एंड बिल्डिंग। AB कौन है, झंडे का डंडा, और BC कौन है, बिल्डिंग। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, वो पॉइंट शायद देता है वो मेरे को P। फ्रॉम ए पॉइंट, अब सुनो मेरी बात, फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से, अब पढ़ेंगे हम, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग की लंबाई 10 मीटर की है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड के पॉइंट P से एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, ये बात हमने लिख दी इधर। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप, एक फ्लैग है इसके ऊपर लगा हुआ, ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैश टैग फ्रॉम P इज 45। और इसी P से फ्लैश टैग के टॉप का एलिवेशन एंगल, इसी P से कहाँ जा रहा है भाई, अरे यार दोस्त, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। इसी पॉइंट से
ये पूरा 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 लगाना निशान ऐसे, इसी पॉइंट से झंडे के ऊपर टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैश टैग, इसकी लेंथ बतानी है, हाइट मतलब h मान लेता हूँ, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, पॉइंट P से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस भी बताना है। बहुत बढ़िया। तो पहले एक बिल्डिंग थी 10 मीटर टॉल, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था। एक पॉइंट P से झंडे के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना था 30, और उसी पॉइंट P से झंडे के टॉप का, ये तो था बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 और झंडे के टॉप का 45। दो बातें बतानी है, झंडे की हाइट और बिल्डिंग की उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो हमने क्या मान लिया है, झंडे की हाइट AB इज इक्वल टू h, और डिस्टेंस है PC, उसको हमने क्या मान लिया है x, और क्या गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है BC इज इक्वल टू 10। तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो ही एंगल बने हुए हैं, आना तो दोनों में है, दोनों ट्रायंगल्स में आना है 1 बाय 1, मगर पहले कौन से में आना है। देखो इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है, पहले आप कोई से में आओ, जिसमें 30 बन रहा है चाहे उसमें आओ, जिसमें 45 बन रहा है उसमें आओ, दोनों से क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन को एक थोड़े ठीक से तरीके से करना है ना, तो आप पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आना। छोटा ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल छोटा है, एंगल छोटा नहीं बोल रहा हूँ, एंगल चाहे बड़ा होता है छोटा होगा मतलब नहीं, ट्रायंगल छोटा कौन सा है P। तो इन ट्रायंगल BCP, इन राइट ट्रायंगल BCP, इन राइट ट्रायंगल कौन सा आ गए हम, इन राइट ट्रायंगल BCP। अब जरा अगर आप कहो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं BCP को अलग बना रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। BCP में अगर आप देखो तो आपको सिर्फ यही चीज़ें दिखाई देंगी जो मैंने यहाँ लिखी हैं। और अगर आप ट्रायंगल BCP में देखो तो BC और जो ये लाइन आ रही है ना BC वाली, इस पर एंगल 30 है। कभी आप जल्दबाजी में 45 देख लो, 45 तो इसके लिए है। देखो ये मार्क मैंने कहाँ तक लगाया था, ये मार्क मैंने कहाँ तक लगाया था। तो इस ट्रायंगल में कौन कौन रूम बताओ, 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस चाहिए ही नहीं मेरे को, तो परपेंडिकुलर है और बेस, तो 10 लेंगे। tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ रहे हैं बात। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू 10, PC की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x इज इक्वल टू tan√3। और देखो जिस क्वेश्चन में √3 वगैरह की वैल्यू नहीं है तब तो यहीं छोड़ देना, लेकिन यहाँ तो है, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 17.32 मीटर। तो वो पॉइंट बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है, 17.32 मीटर पर। अब बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की। इन राइट ट्रायंगल ACP, अगर हम राइट ट्रायंगल ACP में आए तो अब बन रहा है tan 45, मतलब एंगल बन रहा है 45, तो tan ले लेंगे इस बार फिर से हम, tan 45 के सामने परपेंडिकुलर कौन है, बड़ा परपेंडिकुलर कौन है, AC। परपेंडिकुलर कौन है, बड़ा वाला AC, अपॉन बेस कौन है, PC। tan 45 1, AC भैया AC बताओ, AC H प्लस 10, AC बताना है H प्लस 10 अपॉन PC कितना है x को भेज दो इधर मल्टीप्लाई में बहुत प्यार के साथ, चल भाई इधर जा, इज इक्वल टू H प्लस 10, और x की वैल्यू तो मेरे भाई आ गई थी पीछे 17.32 इज इक्वल टू H प्लस 10, 10 को इधर भेजो तो H इज इक्वल टू 17.32 माइनस के 10 इज इक्वल टू 7.32 मीटर। तो दोनों आंसर आ गए, हाइट ऑफ फ्लैग स्टैग 7.3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग 17.32। तो तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। अच्छा एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं एग्जाम्पल 4 तक के, अगले 3 एग्जाम्पल 5, 6, 7 करते हैं हम इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल वीडियो पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में पार्ट 2 के नाम से, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल 5, 6 और 7। बाय।